हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम टॉप 25 सीरीज के पार्ट 4 में हैं। और अगर आप एसएससी सीजीएल सीपीओ या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के, जो कि सीजीएल और सीपीओ के एग्जाम्स में 2023 में पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और इसके साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको पीडीएफ्स अवेलेबल करा दूंगा मैं। बाकी आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे और इस तरह के और वीडियोस आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे आपको रिलेशनशिप दी गई है। मतलब कोई भी ट्राइंगल है, उसकी एक साइड क्या है 30 सेंटीमीटर की है, एक है 42 सेंटीमीटर की, तीसरी साइड है x सेंटीमीटर की। तो आपको x की वैल्यू को बताना है किसके किसके बीच में रह सकती है। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से सवाल आता है। ये प्रॉपर्टी ट्राइंगल की क्या कहती है कि आप ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स को, यानी कि पहली दूसरी या तीसरी पहली, ऐसा नहीं, किन्हीं भी दो साइड्स को अगर आप ऐड करेंगे तो हमेशा जो तीसरी साइड होती है उससे बड़ी होती है। तो अगर आप ऐसे समझें कि x की जो वैल्यू है, ये इन दोनों साइड्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 72, है ना। 72 आएगा। तो x की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, इससे कम ही होनी चाहिए, क्योंकि ये दो वैल्यू x से बड़ी होनी चाहिए, तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 73, 74 होगी तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का जो डिफरेंस होता है वो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू 12 या फिर 12 से कम नहीं हो सकती है। तो अगर हम दोनों रूल्स को समझें तो हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, एक तो 12 से बड़ी होगी, दूसरा 72 से छोटी होगी। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, डी वाला। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही वैल्यूज़ आपकी इंक्लूसिव नहीं है। इन दोनों वैल्यूज़ के अंतर ही इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर ही x की वैल्यूज़ को आना है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 88 से डिविजिबल है। तो 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, तो आप ऐसे 5 बार 9 लिख दीजिए भाई, और तो कुछ है नहीं, सबसे बड़ी संख्या 5 डिजिट की यही है। इसको हम 88 से डिविजिबल करा दें। तो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, आप 88 से इसको डायरेक्ट आप डिवाइड कर लीजिए। अब वैसे भी कर सकते हैं आप। तो 88 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, कितना बचेगा 11 होगा, फिर से एक बार ही जाएगा, फिर कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 31, तो 3 होगा। कितनी बार जा सकता है, देखिए 8 चौके 32 होता है, लेकिन ये 88 है, 90 के आसपास है, तो लगभग 3 बार जाएगा ये। तो अगर 3 बार जाएगा ये तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 8 3 24 और 2 26, मतलब 319 में से आप 264 ऐसा घटा लीजिए। तो 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, 55, ये कितना हो जाएगा 559। कितनी बार जा सकता है, तो ऐसे सोचिए कि 9 पचे 45 होगा, है ना। तो और 9 छक्के 54 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये 6 तक तो आपकी जा ही सकती है। ये 550, ये पूरा 9 भी नहीं है, तो 36 6 टाइम्स जाएगा। तो अगर ये 36 6 टाइम्स जाएगा तो 9 छक्के 54 होता है, और 54 में अगर हम 12 घटा लें तो कितनी वैल्यू बनेगी 528। और ये जो वैल्यू आपकी आ रही थी ये 559 थी। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 31। तो 31 आपके पास बचेगा क्या, रिमाइंडर। तो सिंपल सी बात है कि ये वैल्यू 1136 से पूरी की पूरी कट जाती है 88 से, अगर इसमें 31 वैल्यू क्या होती, कम होती। तो आपको क्या करना है, ये जो 5 टाइम्स 9 है, इसमें से 31 माइनस कर लीजिए। ये वैल्यू आपके सामने क्या आएगी, कुछ 99968। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये इसको करने का एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या होगा कि कोई भी वैल्यू अगर 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 8 और 11 दोनों से डिविजिबल होगी, ठीक है। 8 से डिविजिबल होने का मतलब कि उसकी आखिरी की जो 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। चेक कर लीजिए कौन कौन से डिविजिबल है। क्या ये डिविजिबल है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 नहीं है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24 ये है। फिर 8 एकम 8, यहाँ पे एक बचेगा 8 दूनी 16, ये भी नहीं है। फिर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, डी वाला है। मतलब बी या डी में से कोई एक हो सकता है। तो 8 से डिविजिबल मिल गई। इसी तरह आप 11 वाला निकाल लीजिए। 11 का मतलब क्या है कि जितने ऑड हैं उनका सम और जो इवन हैं डिजिट्स उनका सम का जो डिफरेंस होना चाहिए 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बी वाले को चेक कर लेते हैं। 9 9 कितना हो जाएगा 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, 9 और 8 कितना हो जाएगा आपका 17। तो 22 में से 17 घटाएंगे, 11 से डिविजिबल नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन ऐसे करेक्ट कर दीजिए। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। 9 9 कितना हो जाएगा 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, और 9 6 15, 15 और 26, 11 का डिफरेंस आ जाएगा, 11 से डिविजिबल है। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये है इसका तरीका नंबर 2। कई बार मतलब नीचे बड़ी वैल्यू आ जाए तो आपको दोनों तरीके समझ में आने चाहिए। अगला सवाल,
ए प्लस वन बाई ए बराबर में 7, ए की पावर 5 प्लस 1 बाई ए की पावर 5 इजक्वल टू वॉट। तो इसका मैंने आपको पिछली क्लास में शॉर्टकट बताया था और लॉन्ग कट भी बताया था, तो आप पिछली पार्ट 3 में जाकर के इसका लॉन्ग कट देख सकते हैं। शॉर्टकट से करेंगे। हमको पता है इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर पता होना चाहिए और ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब पता होना चाहिए। पिछली क्लास में इसको डिटेल में बताया था। तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर कैसे निकलता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से 2 घटा लीजिए, तो कितना आ गया 47। और यहाँ पे जो आपका ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब है ये कैसे निकलता है, ये जो ए प्लस 1 बाई ए है इसका क्यूब कर लीजिए और उसमें से माइनस में 3 इंटू में ये वैल्यू कर दीजिए। मतलब अगर हम इसको निकालेंगे तो ये कितना आएगा, इसका क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 343 और इसमें से माइनस क्या करेंगे 3 गुणे में 7, है ना, तो ये 21 हो जाएगा। तो इसमें से 21 घटाएंगे कितना बच जाएगा 322। तो 47 गुणे में 322 ये इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इन दोनों वैल्यूज़ का गुणा करेंगे तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ये तो प्राप्त होगा ही होगा, उसके साथ हमें a प्लस 1 बाई ए भी प्राप्त होगा। तो ये जो आएगा इस तरफ a प्लस 1 बाई ए का मतलब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये यहाँ पे आकर के इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये आप निकाल सकते हैं यहाँ से कि क्या इसका सही जवाब होने वाला है। कैसे निकालेंगे, अब आप ऐसे ही सोचिए कि अगर आप यूनिट डिजिट से निकालना चाह रहे हैं तो 3 बार यहाँ पे 7 है। अगर इन्हीं में से कोई आंसर है, जैसा मुझे दिख रहा है 7 दूनी 14 होगा, फिर 14 में 7 आप घटाओगे 7 ही आएगा, तो डी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। इनमें से ही कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो 47 इंटू में 322 माइनस में 7, इसमें आपको आंसर निकालना है। अब ये गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के आपके तरीके कई सारे हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको स्प्लिट एंड मर्ज से करना चाहूँ कि स्प्लिट एंड मर्ज से गुणा कर दूँ, तो मैं इसे 50 माइनस में 3 लिख सकता हूँ और इंटू में 322 लिख सकता हूँ। क्योंकि 50 में अगर मैं 322 से गुणा करूँगा तो ये करना आसान है, 2 से डिवाइड में कर दूँ इसे, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा और 2 एक कम 2 हो जाएगा और मैं 2 जीरो ऐसे यहाँ पे बढ़ा लूँगा। और 3 से गुणा अगर मैं करूँ तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 9 गया 1 और ये 15 और 1, और इसमें से मैं 7 को घटा लूँ तो 4 इधर गया और 3 गया, तो कितना आ जाएगा 15,127। तो इसका बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस तरह के मैंने जो स्पीड मैथ के जो तरीके हैं बहुत सिखा रखे हैं। आप अगर स्टडी स्मार्ट के चैनल पे जाएं और स्पीड मैथ लिखें, आप इतना सर्च भी कर लेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, लेकिन अब यहाँ पे x की पावर 8 और 1 में x की पावर 8 इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अगर ये बीच में प्लस होता ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, लेकिन यहाँ बीच में माइनस है। x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू बताई गई है, √6 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है कि x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8, वो कुछ ऐसा होता है x प्लस 1 बाई एक्स और x माइनस 1 बाई एक्स और उसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको ये सारी वैल्यूज इनकी यहाँ पे रखनी है, बीच में गुणा हो जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू तो आप सबको पता है कितनी है, √6 है। ओके, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पता है क्या होती है, तो इसका सीधा सीधा शॉर्टकट होता है कि x माइनस 1 बाई एक्स अगर आपको दिया गया और आपको x प्लस 1 बाई एक्स निकालना है तो क्या करना है कि ये जो वैल्यू आपको गिवन है इसका क्या कर दीजिए आप इसका स्क्वायर। और जैसे अगर चलिए मैं आपको बता दूं कैसे निकालते हैं कि मान लीजिए मैंने इस तरफ दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में क्या आएगा 2 बराबर में क्या आ जाएगा 6, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर में 8। अब अगर मुझे x प्लस 1 बाई एक्स बनाना है तो क्या करूँ, मैं 2 इधर जोड़ दूँ और 2 इधर जोड़ दूँ, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बन गया, बराबर में कितना हो गया 10 हो गया। ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा रूट में 10 आ जाएगा। तो इसी को शॉर्टकट में हम कैसे लिखते हैं कि अगर आपको x माइनस 1 बाई एक्स दिया हुआ है रूट में जो या कोई भी वैल्यू इधर आपको गिवन है और आपको x प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स निकालना है, तो आपको क्या करना है कि इस तरफ की जो वैल्यू है आप क्या करेंगे कि इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, इसमें 2 जोड़ करके, और जो वैल्यू आ रही है उसमें 2 जोड़ करके अंडर रूट लगा दीजिए, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी x प्लस 1 बाई एक्स की, ये कितनी आ जाएगी अंडर रूट में 10। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपको अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, आपको यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है इसका स्क्वायर करके इसमें 2 ऐड कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 अगर निकालना है तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, ये जो अभी हमने वैल्यू निकाली थी ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर में 8, इसी का एक बार और स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या होगा 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे +2 आएगा जो कि इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा।
अब आपको इन सब को गुणा कर लेना है। जैसे 10 और इसको गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। 60 पता है हम 15 गुणे 4 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ रूट 15 है, तो 15 गुणे 4 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे में 8 गुणे में 62 और गुणे में 15। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 3 बचेगा, 16 छक्के 96, 3 99 और रूट में 15। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ओके, अगला सवाल लिखा है कि बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। cos 47 सेक 133 डिग्री, साइन 44 डिग्री, कॉसेक 136 डिग्री। तो आपको सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है माइनस में सेक थीटा। और अगर हम बात करें कॉसेक की कि कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉसेक थीटा। बस ये आपको पता है, अब सवाल हो जाएगा। आप इसे क्या लिख सकते हैं, सेक 133 डिग्री। सेक 133 डिग्री को आप लिख सकते हैं सेक 180 माइनस में 47 डिग्री। भाई यही तो होगा ना, 133 का मतलब 180 में से 47 घटा दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में सेक 47 डिग्री। इसी तरह 136 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस में 44, तो ये तो प्लस में ही वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा कॉस 47 डिग्री और माइनस में, तो माइनस इधर मैं कर लेता हूँ, सेक 47 डिग्री, प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, साइन 44 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 44 डिग्री। यही तो आ जाएगा। आपको पता है सेक कॉसेक की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये -1। ये भी क्या हो जाएगा, साइन कॉसेक की वैल्यू सेम है, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस प्लस मतलब सी वाला आंसर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए बी सी साइमल्टेनियसली दौड़ते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट से किसी सर्कुलर ट्रैक के चारों तरफ, जिसकी लेंथ 1200 मीटर है। अगर वो उनकी रफ्तार 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर पर सेकंड है, और ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और सी दौड़ रहा है उनके अपोजिट डायरेक्शन में, तो बताइए कि कितने समय के बाद तीनों पहली बार मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एक ए जाके मिल गया सी से, या बी जाके मिल गया सी से, या ए मिल गया बी से, नहीं। जब स्टार्टिंग पॉइंट के बाद तीनों फिर से एक बार एक जगह आकर के मिलेंगे, तो वो समय आपको बताना है। मतलब ऐसा एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, ए दौड़ रहा है और बी दौड़ रहा है ऐसे, तो सी दौड़ेगा इनके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे। तो अब ये कब तीनों एक साथ मिलेंगे, तो इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इनकी रिलेटिव स्पीड्स क्या हैं आपस में। तो अगर हम कहें ए और बी की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो आप आसानी से कह सकते हैं जब सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 4 में से 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 मीटर पर सेकंड। अगर मैं ये कहूँ कि बी और सी की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो आप ये कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड 6 4 10 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी। सी और ए की स्पीड अगर मैं आपसे कहूँ क्या होगी रिलेटिव स्पीड, तो ए और सी भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये बात आपको सबको समझ में आ रही है। तो ऐसे इनकी हमने, क्योंकि 3 लोग हैं और तीनों का आपका अलग अलग ऐसे निकालना है, तो ये आपकी क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड्स आ गई। अब हमें अगर स्पीड पता है तो हम ये बता सकते हैं कि मान लीजिए ए और बी मिलेंगे पहली बार कब, तो आप ये कह सकते हैं कि 1200 मीटर को तय करने में रिलेटिवली 2 मीटर की रफ्तार से कितना समय लगेगा, 600 सेकंड लगेगा। बी और सी कब पहली बार मिलेंगे, तो आप कहेंगे 1200 तय करने में 10 की स्पीड से 120 सेकंड लगेगा। ये सेकंड में है क्योंकि हम टाइम निकाल रहे हैं। इसी तरह सी और ए कब मिलेंगे, तो 1200 तय करने में 8 की स्पीड से अगर चलें तो 150 सेकंड का समय लगेगा। तो ये इनके समय हैं आपस में अलग अलग मिलने के। हमको ये बताना है कि तीनों एक साथ कब मिलेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसी का आप एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि टाइम का एलसीएम आप निकालेंगे 600, 120 और 150। लिख देता हूं मैं ताकि समझ में आए। एलसीएम निकाल लीजिए किसका, 600 का, 120 का और 150 का। तो ये कितना आ जाएगा, 600 सेकंड। 600 सेकंड का मतलब क्या होगा, मिनट में आंसर निकालना है, 60 से डिवाइड कर दीजिए, 10 मिनट। 10 मिनट में तीनों फिर से एक बार पहली बार मिल जाएंगे साथ में। अगला सवाल कह रहा है कि कोई पैसा है जिसको सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से जमा किया गया है और जो कि 14,522 रुपये हो जाता है 7 साल में, और वही पैसा 18,906 रुपये हो जाता है 11 साल में। तो बताइए समय इन्वेस्टेड कितना है, मतलब कितना रुपये शुरुआत में इन्वेस्ट किया गया था। तो हमें पता है कि ये जो पैसा है ये 7 साल में कितना हुआ है, इतना हुआ है, और 11 साल में यही पैसा इतना हो गया है। सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल सेम रफ्तार से बढ़ेगा, मतलब 14,000 से जो 18,906 हुआ है वो इंटरेस्ट ही बढ़ा है सेम रफ्तार से। तो अगर मैं ये आपसे कहूँ कि 11 साल और 7 साल में कितना पैसा प्राप्त हुआ होगा इंटरेस्ट के तौर पे, तो आप बता सकते हैं क्या, हाँ, 18,906 में से 14,522 घटा लीजिए। तो क्या करेंगे, 6 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा,
और यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, तो 4,384 आ गया। ये 4 साल का इंटरेस्ट है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 एकम 4, और फिर ये हो जाएगा जीरो लगा करके 4 9 36 और 4 छंग 24, 1,096 रुपये 1 साल का क्या है, इंटरेस्ट है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम इन्वेस्टेड। तो अगर मैं कहूँ 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 1,096 रुपये है, तो इसमें अगर मैं 7 से गुणा कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा 7 साल में केवल इंटरेस्ट कितना होगा। तो 7 छंग कितना हो जाएगा, 42, 7 9 63, 4 67, तो ये आ जाएगा, और 7 एकम 7। तो ये जो पैसा आया है ये क्या है, इंटरेस्ट है। और हमें पता है 7 साल में जो पैसा हुआ है वो 14,522 रुपये हो गया है। कैसे, क्योंकि इसमें कुछ मूलधन भी होगा, प्रिंसिपल भी होगा, तो वो हम बस घटा लें। 14,522 रुपये में से इंटरेस्ट अगर मैं क्या करूँ, माइनस कर लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 12 में 7 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और फिर यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6,850 रुपये। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। मेरे ख्याल से बहुत आसान सवाल था, समझ में आया होगा। अगला सवाल क्या है कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड को हमने 34% बढ़ा दिया, तो बताइए उसके एरिया में क्या चेंज होगा, कितना परसेंट बढ़ेगा। तो आपको अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पता हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या होता है, √3/2, और ये क्या होता है, a², है ना। तो a², हमको इसके आगे के वैल्यू से भी कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट टर्म से कोई लेना देना नहीं, हमें बस इतना देखना है कि जो एरिया आता है उसमें साइड की क्या भूमिका है। तो a² हो रहा है, मतलब एरिया का स्क्वायर हो रहा है 2 बार, a इंटू ए हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बस अपना सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा दें कि 34 प्लस में 34 और प्लस में 34 का स्क्वायर, 34 गुणे 34 होगा, 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1156, और डिवाइडेड बाई 100। 34 34 68, और 68 में 11.56 आप जोड़ेंगे तो 79.56 आ जाएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 3 स्क्वायर 3³ प्लस 3⁴, इसका सम बताइए क्या होगा। पहला तरीका कि आपको पता है 3⁴ तक है, आप सारी वैल्यूज़ निकाल करके जोड़ लीजिए, लेकिन फिर वो करते करते शायद एग्जाम भी खत्म हो सकता है। दूसरा तरीका क्या कि आप इसके बात को समझिए हो क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है, ऐसे। मतलब ये जो सीरीज है वो कैसी है, जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर हम एसएन टर्म का सम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जब यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म नहीं, 3⁴ तक टर्म आपके चलते हैं तो होता है ए, और ये होगा आर। अब देखिए आर क्या है, 1 से बड़ा है, तो r⁴n-1, और ब्रैकेट नीचे क्या था, r-1। यहाँ पे a क्या होता है, लिख देता हूँ मैं, a होता है जो फर्स्ट टर्म होता है उसे कहते हैं। r जो होता है वो जो इनके बीच का डिफरेंस है। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे है क्या, मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म है 3, r की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, 3 है। n कितना है, n की वैल्यू मतलब जो आखिरी में हमें निकालना है कितने तक चल रहा है, 8 है, तो बस सारी वैल्यूज रख दीजिए। कितना जाएगा, ये हो जाएगा a, r⁴n मतलब 3⁴8 माइनस में 1 बटे में 3 माइनस में 3⁴8 आखिर कितना होता है, तो 3 गुणे 3 9, 3 27, 81, 243 गुणे में 3 729, 729 गुणे में 3, ये आपका 6561 के आसपास आपकी होगी। और 6561 जो वैल्यू है उसमें से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो 6560 वैल्यू आएगी, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2। तो 2 3 6, 2 2 4, 2 8 16, ये कुछ ऐसा आ गया। 3 से आप गुणा कर लीजिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9000 के आसपास आएगी। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। बस खत्म, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक थीफ ने कांस्टेबल को स्पॉट किया 200 मीटर की दूरी से। जब कांस्टेबल ने स्टार्ट किया चेज करना उस थीफ को, थीफ भी भागने लगा। कह रहे हैं कि अगर थीफ और कांस्टेबल की जो स्पीड है 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली है, तो बताइए कितनी दूरी पे जो थीफ होगा वो पकड़ा जाएगा, या फिर जो कांस्टेबल होगा उसको ओवरटेक करेगा। मतलब थीफ कितनी दूरी के बाद पकड़ा जाएगा, बस आपको ये बताना है। तो सिंपल सी बात है कि आप इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हम बात करें दोनों थीफ की और कांस्टेबल की, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे, तो इनकी स्पीड क्या होगी, ये हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये बात सबको समझ में आ रही। अब हम अगर इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि 20 मीटर आपका क्या है 200 मीटर में है, तो हम क्या करेंगे 5/18। अच्छा, ये सब भी आपका क्या है मीटर में है, आपसे पूछा गया मीटर में आंसर बताना है। तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5/9, मतलब 5/9 की स्पीड से वो आप जो दूरी होगी कम करनी होगी। दूरी कितनी कम करनी होगी, 200 मीटर के बीच का, मतलब ऐसी दूरी होगी ना इनके बीच की 200 मीटर। तो थीफ कब पकड़ा जाएगा, जब कांस्टेबल इस 200 मीटर की दूरी खत्म कर लेगा। तो हम ये निकाल लें कि 200 मीटर की दूरी तय करने में आखिर कितना समय लगेगा। तो इस आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, 9 पर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 360 सेकेंड। तो ये हमें क्या पता चला, कितने समय में
जो थीफ है पकड़ा जाएगा 360 सेकंड में। लेकिन हमें क्या बताना है कि कितनी दूरी पे जो थीफ है वो पकड़ा जाएगा। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या कहेंगे कि 360 सेकंड तक ही जो थीफ होगा वो भागा होगा। तो थीफ की जो रफ्तार है, चोर की रफ्तार कितनी है, 6 किलोमीटर की। तो 6 गुणे में 5/18 अगर मैं कर दूं तो कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। तो हमें क्या पता है कि ये जो टाइम है ये इतना है, और दूर जो स्पीड है वो कितनी है, इतनी है। डिस्टेंस का होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये हो जाएगा 12, 12 पंचे 60, मतलब 600 मीटर की दूरी पे पकड़ा जाएगा। अगर आप इसमें गुणा कर देते किसका, ये जो 8 किलोमीटर है, तब वो भी आपका सही रहता। बस आपको उसमें से 200 माइनस करना ले आओ, क्योंकि बीच में उनकी जो दूरी होगी, क्योंकि कांस्टेबल ज़्यादा दौड़ेगा ना, 200 मीटर की दूरी जितना थीफ दौड़ेगा उतना दौड़ेगा, और 200 मीटर की दूरी भी कांस्टेबल ने ज़्यादा तय करी, वो जुड़ी रहती है। तो उसमें से 200 माइनस कर लीजिएगा थीफ के लिए। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका शॉर्टकट फार्मूला भी होता है, शॉर्टकट फार्मूला देखिए, शॉर्टकट फार्मूला वगैरह की बात ये होती है, याद रखना पड़ता है। कि याद रहे तो ठीक है, वरना आपको जो प्रॉपर मेथड है उससे काम चलता है। शॉर्टकट फार्मूला आपका क्या कहता है, शॉर्टकट फार्मूला ये कहता है कि अगर आपको डिस्टेंस ही निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हैं कि जो आपको दूरी दी गई है, मान लीजिए जो दूरी कितनी दी गई है 200 मीटर, ये आप रख लीजिए, और इनकी इंडिविजुअल, जैसे अगर मैं कहूँ थीफ का क्या है, तो ये मीटर पर सेकंड में अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 9 18, कितना हो जाएगा 20/9। और थीफ की आपका अभी मैंने निकाला था, थीफ कितना है 5/3, ये इनकी स्पीड है ना। तो आप क्या करिए, जो थीफ की स्पीड है उसको ऊपर रखिए, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप जो स्पीड्स हैं इनको माइनस कर लीजिए, कुछ ऐसे 20/9 है, और ये क्या है 5/3 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा, ये क्या है 5/3 है, और ये 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 को ऊपर ले जाते हैं, 5 को ऊपर रखते हैं, 3 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 20 में से 5 घटाएंगे, 15 घटाएंगे, 5 बचेगा, 5 से 5 कट गया, 3 3 9, 3 दूनी 6, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 600 मीटर। तो ऐसे शॉर्टकट लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से आप इस तरीके को फॉलो करें तो आप उलझेंगे नहीं कभी। अगला सवाल है, ये सवाल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा तो प्रोबेबिलिटी का सवाल है, अच्छा सवाल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान सा सवाल, मतलब एकदम बच्चों वाला सवाल, जिसको हम अगर पढ़ाते हैं तो इसी से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन कराना, वो उस तरह का सवाल आपके एग्जाम में दिया गया था। क्या कह रहे हैं, एक बैग है जिसमें रेड ग्रीन ब्लू पेन है, और उनका रेशियो दिया गया है रेड ग्रीन ब्लू पेन का, और कह रहे हैं टोटल पेन 320 है, तो बताइए रेड कितनी है। बहुत आसान सवाल, 7 4 11, 11 9 20, 20 यूनिट पेन की वैल्यू कितनी दी गई 320, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 16, और 7 आपको निकालना है, रेड की वैल्यू 16 7 112, सी वाला। अब अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक आर्क का लेंथ दिया गया है 23.1 सेंटीमीटर, जो कि 18 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे। तो आपको बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। ध्यान रखना, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि आप आर्क का एरिया निकाल दें, है ना, आर्क का एरिया निकाल दें। देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr², लेकिन आर्क का एरिया क्या होता है πr² θ/में 360। तो आप अगर इसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा तो गलत आंसर हो जाएगा। तो आपको πr² की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको r गिवन होता तो आप निकाल लेते, लेकिन r कैसे निकालेंगे, तो r निकालेंगे इस आर्क की लेंथ से। क्या होता है, l बराबर होता है 2πr θ/में 360 डिग्री, है ना। तो l की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू 22/7 है, r की वैल्यू निकल जाएगी। तो 23.1 2 गुणे में 22/7, r की वैल्यू तो आ रही है, इंटू में 18/360, काट लीजिए, कितना हो जाएगा 20 बार चला जाएगा, 2 से मैं काटूँ 10 हो जाएगा, 10 का गुणा इधर कर लूँ तो पॉइंट हट जाएगा इसका, ये ऐसा हो जाएगा। 11 से काट लूँ, 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 11 दूनी 22, तो ये कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू देखिए तो 21 गुणे में 7 और बटे में 2, ये आ गई आर की वैल्यू। अब मैं बस πr² में रख दूँ, एरिया मुझे निकालना है। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21 गुणे 7/2, फिर से 21 गुणे 7/2। तो मुझे क्या निकालना है, एरिया। 7 से 7 कट गया, 2 से काटूँ तो ये 11 बार में कट जाएगा, और कुछ यहाँ पे कट रहा है क्या, अब 2 से आप चाहें तो इसको 5.5 में काट लें, लेकिन हेल्प नहीं मिलेगी क्योंकि सबके आखिरी में 5 तो है ही, सबके आखिरी में 8 तो है ही, तो उतना हेल्प मिलेगी नहीं। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, हम इसको गुणा कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें है। तो 21 गुणा 21 कितना होता है 441, तो 441 में अगर हम 7 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 चौके 28, 7 चौके 28 2 30, इतना हो जाएगा। ये जो वैल्यू आ रही है इसको गुणा किससे करना है, 11 से। किसी भी वैल्यू को 11 से गुणा करना काफ़ी आसान होता है। आपको लिखना है 7 8 7 कितना हो जाएगा 15, तो 1 आएगा यहाँ पे, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और फिर से अगर मैं इस वैल्यू को ऐड करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा।
और ये जो 3 आखिरी वाला है वो तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 2 6 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 9 18 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 7 14 हो जाएगा, फिर से 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 0.5 16978.5 ये वैल्यू आपके पास आएगी, जो कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट करके जाएगी। अगले सवाल पे चलते हैं। लिखा हुआ है tan π/6 प्लस sec π/6 बराबर x है, तो x की वैल्यू क्या होगी। देखिए tan π/6 मतलब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1/√3 है ना। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 का उल्टा मतलब 2/√3, तो √3 कॉमन है, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/√3 हो जाएगा, तो √3 टाइम्स कट जाएगा। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल लिखा हुआ है सुहानी टैक्स पे करती है 30% का अपनी 90,000 रुपये की इनकम पे, और जो रितिका है वो 40% टैक्स पे करती है अपनी ₹Y की इनकम पे। अगर ओवरऑल टैक्स रेट कंबाइंड इनकम पे 37% का आ रहा है, तो बताइए वाई की वैल्यू क्या है। बहुत आसान सा सवाल है, बस लंबा दिख रहा है। आप क्या करिए, इसमें एलिगेशन लगा दीजिए। 40% का टैक्स है, एक है 30% का टैक्स है, और दोनों को मिलाकर के 37% का टैक्स है। आप अगर, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होती है जो आपको बताता हूँ। ये हमेशा याद रखिएगा कि किसका कौन सा टैक्स है। जैसे सुहानी का टैक्स है और यहाँ पे कौन है, रितिका, तो सुहानी का टैक्स है 30%, रितिका का टैक्स है 40%, ये क्या है 37%। तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये क्या बता रहा है, तो ये जो इनका बेस है, मतलब ये जो टैक्स किस पे लगता है, पूरी इनकम पे, तो 3 नहीं है, बल्कि इसकी इनकम कितनी है, 90,000 है। मतलब कितने से गुणा हुआ है, 30,000 से गुणा हुआ। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, 30,000 से गुणा कर दीजिए। 7 या 21 मतलब 2,10,000। सी और ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, यानी कि 5 घंटे अगर एक दिन में कोई काम करता है, या ए है काम कर रहा है, तो 8 दिन में काम खत्म कर लेता है। वहीं बी की अगर बात करें तो वो 6 घंटे काम करता है दिन भर में, तो उसको 10 दिन लग रहे हैं काम को खत्म करने में। तो अगर दोनों एक साथ मिलकर के 8 घंटे पर डे काम करें, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे दिन की जगह आपको आवर से लेकर के चलना होगा। अगर मैं कहूँ ए कितने देर काम कर रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है, तो भाई 5 घंटे काम किया 8 दिन तक, मतलब 40 घंटे काम किया है। बी ने कितना काम किया है, 6 घंटे 10 दिन तक, तो मतलब 60 घंटे काम किया है। दोनों का एलसीएम कितना गया, 120। ओके, अब अगर ए की यूनिट की बात करें तो ए 3 यूनिट का काम करेगा और बी 2 यूनिट का काम करेगा। तो दोनों का अगर यूनिट में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 यूनिट का काम दोनों कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। टोटल वर्क कितना है, 120, ये तो है ही है। तो 5 यूनिट का काम कर रहे हैं ये 1 घंटे में, लेकिन इन्हें करना कितना है, पर डे 8 घंटे। अब आपको काट लेना है, कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो क्या सही आंसर आ जाएगा, 3 दिन, है ना। अगला सवाल कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, अगर ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे तो ये 4 है, ये 5 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये 3 हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4, यही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12, 3 चौके 12, ये 16, 4 तियाँ 12 और 9 कितना हो जाएगा, 7/12। कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला। देखिए ये सब सवाल आए हुए हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन का निकालना है तो आपको क्या लिखना है, एलसीएम जो भी होगा ऑफ न्यूमरेटर, है ना, मतलब जो अंश होगा उसका एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। जो भी डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है उसका एचसीएफ निकालना है। तो आपको 1 3 4 6 का एलसीएम लेना है। ये कितना आ जाएगा, तो 1 3 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 और ये 9 है, मतलब 36 आ जाएगा। एचसीएफ ले देखिए 3 5 7 16 का, ये एक के अलावा और किसी से नहीं कटेंगे, मतलब क्या जाएगा 1, मतलब इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए, उसी तरह का सवाल है। कह रहे हैं कि कॉस ए की वैल्यू कितनी है, तो ये कह रहा है 15/17 है, मतलब 15 और ये 17। आपको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये 8 वैल्यू होगी। जिन बच्चों को पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं पता है, पता कर लीजिए, वैल्यूज़ आपकी कुछ रहती हैं, आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। वरना आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। कॉट 90 माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। कॉट 90 माइनस ए कितना होता है, tan ए होगा, है ना। तो tan ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/15। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है वो 90 माइनस थीटा वाली वैल्यूज आ रही हैं। तो कॉस 65 डिग्री है, साइन 25 डिग्री, मिलाइए 90 मिलेगा, है ना। तो 90 अगर मिल रहा है तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, ऊपर वाले को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस में 25, तो ये आपका जो वैल्यू आएगी वो कितनी है, साइन 25 आ जाएगी। तो ये कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। सेम इसी तरह ये कटेगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी, 5, ये 5 देखेगा। और माइनस करूँगा 28 और 62 साइन कॉस में है,
तो ये वैल्यू 3 आ जाएगी। 5 1 6 में से 3 गया 3, डी वाला आंसर। अगला सवाल कह रहे हैं कि स्वास्तिक 20% अपनी इनकम का बचाता है। मान लीजिए 100 रुपये कमा रहा है तो 20 रुपये सेविंग है और 80 रुपये का खर्च है, और जो खर्च है वो कहाँ पे करता है, फूड, रेंट, एजुकेशन, शॉपिंग पे। 15% वो कम आपका खर्च करता है फूड पे, बाकी का जो 12,800 रुपये खर्च करता है रेंट पे, 32,000 रेंट खर्चा करता है एजुकेशन पे, 7200 रुपये खर्च करता है शॉपिंग पे। कह रहे हैं जो अमाउंट खर्च किया है शॉपिंग पे वो कितना है, 11.25% है टोटल एक्सपेंडिचर का। मतलब 80 की वैल्यू जो आपकी बता रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर का 11.25% है वो आपका शॉपिंग वाला है। तो आप आसानी से बस 11.25% बराबर में किसके कर दीजिए, 7200 के, है ना, 7200 ऐसा कर लिया। अब आप इसका 100% निकाल लीजिए। 100% निकालने के लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 100% अगर निकालना है ऐसे लिख सकते हैं, 7200 और बटे में 11.25 है, इनटू में आपका 100 तो रहेगा ही रहेगा। हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को अगर मैं 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लूँ तो ये नीचे वाला क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा, है ना, मतलब ऐसा पॉइंट वाला चक्कर नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 45 आ गया। ओके, या फिर मैं ऐसे लिखा रहने देता हूँ वरना PDF में बच्चों को परेशानी होगी। ओके, 45 हो जाएगा, रह चौके 44 इतना। अब पता है 9 से काटिए, 9 8 72 हो जाएगा, और काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 45। अब 80 से काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 160 हो जाएगा, है ना, ऐसा 800 है, कट जाएगा 5 से, 16 5 80, तो 16 चौके 64, टोटल इनकम एक्सपेंडिचर कितना गया, 64,000। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना पैसा उसने फूड पे खर्च किया है, तो फूड पे कितना खर्च किया है, 15% खर्च किया है, आसान। तो या तो आप टोटल इनकम निकाल लीजिए कि 80% के लिए इतनी है तो टोटल इनकम कितनी होगी, या तो आप ये कर सकते हैं कि आपको बाकी के खर्चे दिए हुए हैं, मतलब ये दिया हुआ है 12,800, ये दिया हुआ है 32,000, है ना, और क्या दिया हुआ है 7200। आप इनको ऐड कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी के खर्चे कितने हैं, 64,000 में से घटा दीजिए तो फूड वाला आ जाएगा। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 12,800 और ये 3200, 32,000 और 7,200, ये देखिए वैल्यू गलत लिखी हुई, 7200। तो 8 2 10 हो जाएगा, 7 4 11, 11 1 12 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 52,000। तो 52,000 अगर टोटल बाकी के 3 के खर्चे हैं, टोटल खर्चा 64,000 है, तो बीच की जो वैल्यू बची वो कितनी है, 64 माइनस में 52, मतलब 12,000। तो ये आ जाएगा बी वाला ऑप्शन। अगला सवाल कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करिए, बताइए क्या आएगा इसका ऑप्शन। जनरली ऑप्शन 1 0 -1 ऐसे रहता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको ऐसे दिख रहे हैं। थोड़ा सा कॉशियस होकर करने की जरूरत है, कठिन नहीं है, लेकिन ऐसे प्लस माइनस का साइन ना आपको भरमा भी सकता है और आपको गलत ऑप्शन पे टिक करा सकता है। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या लिखा है, a² - b² - 2bc माइनस में c²। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला जो टर्म है क्या है, माइनस में 2bc है ना। तो अगर मैं क्या करूं, इतने टर्म को एक साथ ले लूं, इतने टर्म को एक साथ ले लूं, मतलब मैंने माइनस अगर कॉमन ले लिया तो मैं क्या इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या, b² माइनस में b² प्लस में 2bc, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा, प्लस में c²। सेम इसी तरह यहाँ पे देखिए हम ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, कि हम इसे एक साथ लिख दें, a² प्लस b² प्लस 2ab, और माइनस में क्या लिख दें, c²। तो ये क्या दिख रहा है आपको, b प्लस c का होल स्क्वायर दिख रहा है, यस, a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है, यस। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, a² माइनस में b प्लस c का होल स्क्वायर। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस c²। अब ये a² माइनस b² वाला फॉर्म दिख रहा है, यस। तो उसके फॉर्म में अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो a प्लस, ध्यान रखिए माइनस से मतलब नहीं है, प्लस a प्लस बी, और फिर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, माइनस अगर लगाएंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, अपॉन में इसी तरह a प्लस बी ये आपको मिलेगा, और a माइनस बी ये मिलेगा। अब देखिए a b c कट गया, क्या बचा, a माइनस बी बाई सी, b माइनस सी, और a प्लस बी माइनस सी। तो बस देख लीजिए a माइनस बी माइनस सी इसमें तो नहीं है, a माइनस बी माइनस सी अपॉन में a प्लस बी माइनस सी, बी और ऑप्शन सही है। बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, मैं क्या कह रहा था, बहुत इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बी और ऑप्शन सही है। अगला सवाल कह रहे हैं कि अगर मार्क प्राइस किसी भी आर्टिकल का 75% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब हमें क्या दिया गया है, MP अपॉन में CP की वैल्यू 75% ज़्यादा है, हम इसे 7/4 लिख सकते हैं, है ना। 75% मतलब 3/4, तो 4 पे 3 ज़्यादा है, मतलब 7/4। और फिर क्या कह रहा है कि अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं 40% का, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डिस्काउंट देकर के अगर बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 40% मतलब 2/5, तो 5 में से 2 घटाएंगे आएगा 3 और 5, कि 5 की चीज़ है 2 का डिस्काउंट देकर के 3 में बेच रहे हैं। तो पूछा क्या है कि आप प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। अब सिंपल सी बात है, प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना है तो आपको SP और CP की वैल्यू चाहिए। क्या करिए, आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए, देखिए MP MP कट जाएगा,
ऊपर एस पी बचेगा, यहाँ सी पी बचेगा, 7 तियाँ 21 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। तो एस पी अपॉन में सी पी क्या हो जाएगा 21/20। प्रॉफिट कितने का है 1 का, कितने पे कॉस्ट प्राइस पे, तो 1/20 की वैल्यू कितनी होती है 5%। बी और ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, बना लिया भाई ट्रायंगल ए बी और सी, डी और ई इस पे 2 पॉइंट हैं ए बी और ए सी पे, सच दैट ए डी बराबर 1/6 ऑफ ए बी। मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया, ये डी है और ये ई है। क्या कह रहा है कि ए डी की वैल्यू कितनी है, ए बी का 1/6 है, मतलब अगर ए बी आपका 1 है तो ये डी बी कितना होगा 5 होगा, तभी तो मिला करके टोटल कितना बनेगा 6 बनेगा। इसी तरह ए ई वाला भी सेम ही आपका सिनेरियो चल रहा है। बी सी की वैल्यू कितनी दी गई है 22 दी गई है, तो बताइए डी ई की वैल्यू क्या होगी, और आपको यहाँ पे 2 डेसिमल तक बताना है। अब इसमें सोचिए क्या लगेगा, इसमें लगाएंगे हम सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स का। हम एक ट्रायंगल क्या कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा जो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे क्या ए डी और ई। अब सिमिलैरिटी कैसे होगी देखिए, अगर आप ध्यान दें तो ये आपके एंगल्स क्या हैं, इनके बराबर है, ये वाला एंगल भी क्या होगा इनका बराबर होगा, और ये वाला एंगल क्या है कॉमन है, मतलब एंगल एंगल एंगल, मतलब ये क्या हो गए सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो जाते हैं ट्रायंगल्स तो जो उनकी जो साइड्स का रेशियो होता है वो क्या होता है बराबर होता है। तो अगर मैं साइड्स का रेशियो कहूँ कि ऐसे लिखूँ डी ई अपॉन में 22, डी अपॉन में बी सी किसके बराबर होगा, कोई भी एक साइड ले लीजिए, ए डी की वैल्यू लिख दीजिए क्या है 1 है, और पूरी ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी ऐसे। तो डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/6, 6 से काट लीजिए, 6 तियाँ 18, कितना बचेगा 4 बचेगा, 6 छंग 36, 6 छंग में कटता ही रहेगा 3.67 सेंटीमीटर। अगला सवाल कह रहे हैं कि रीमा अगर 5/4 टाइम्स फास्टर है किससे, रेखा से। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ रीमा, इसकी स्पीड किसकी स्पीड से, रेखा क्या है 5/4 है, मतलब अगर रीमा 5 से दौड़ेगी तो रेखा 4 से दौड़ेगी। लिखा है इन व्यू ऑफ दिस रीमा अलाउज रेखा लीड ऑफ 50 मीटर। ध्यान रखिएगा लीड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए इतनी दूरी दौड़ना है, तो रीमा ने क्या देखा कि मैं तो ज़्यादा तेज़ दौड़ सकती हूँ, तो मैं रेखा को 50 मीटर का लीड देती हूँ। मतलब कि अगर रीमा यहाँ पे खड़ी होगी तो रेखा कहीं यहाँ से रेस को दौड़ना शुरू करेगी, मतलब ये 50 मीटर की लीड देने का मतलब ये होता है। लिखा हुआ है कि ऐसे फ्रेंडली रेस कंपटीशन है, करेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ रीमा एंड रेखा मीट। तो आपको बताना है कि यहाँ से अगर दोनों एक साथ एक समय पे दौड़ना शुरू करेंगे तो रीमा कितनी दूरी पे जाकर के रेखा से मिल जाएगी, मतलब वो ये 50 मीटर की जो डिस्टेंस है इसको कवर अप कर लेगी, कौन, रीमा। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहली चीज़ इसमें हमें ये समझ के रखनी है, क्या समझ के रखनी है कि यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है कांस्टेंट है ना भाई दोनों एक साथ दौड़ रही हैं, एक साथ मिलेंगी तो टाइम क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो टाइम अगर कांस्टेंट होता है तो अगर हम टाइम को कांस्टेंट कर देंगे तो जो डिस्टेंस यहाँ पे जो ट्रेवल होगी और जो स्पीड ट्रेवल होगी वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने क्या कहा कि स्पीड इसकी कितनी है 5x है और दूसरे की स्पीड कितनी है 4x है, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा, ये इनकी क्या आ गई स्पीड आ गई। अब फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये इनकी स्पीड्स हैं तो अगर मैं ये कहूँ कि टोटल जो दूरी है दौड़ी गई है डी मीटर की, मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है कितनी है डी मीटर की, तो रीमा तो पूरा डी मीटर ही दौड़ेगी ना, रीमा डी मीटर दौड़ेगी, लेकिन जो रेखा है वो कितना दौड़ेगी डी माइनस में 50 मीटर, क्योंकि वो 50 मीटर की आगे है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डी माइनस 50 और ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होता है। अब क्या करना है हमें, अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को लेकर के बस चलना है और इन्हीं से वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना है। हमें पता है दोनों में जो समय लगा है वो क्या है सेम है, तो हम अगर इसको लिखना चाहें डिस्टेंस अपॉन में स्पीड और ये भी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ऐसे लिख सकते हैं, बराबर समय लगा है, एक्स एक्स कट जाएगा, 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5d माइनस में 250, और इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4d आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4d माइनस हो जाएगा बचेगा d, और ये 250 उधर चला जाएगा, कितना आ गया 250 मीटर। क्या ऑप्शन सही है सी वाला। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर डिफरेंस हम लेते हैं सेलिंग प्राइस का किसी आर्टिकल के और उनका जो प्रॉफिट है 10% और 7% पे, तो कितना आता है 6 का, मतलब दोनों एक ही आइटम को अलग अलग प्रॉफिट, एक को 10% के प्रॉफिट दूसरे को 7% के प्रॉफिट बेचा जा रहा है, तो कह रहे हैं कि 6 रुपये का जो प्रॉफिट का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है। तो आपको क्या बताना है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, बहुत आसान सा सवाल है। आपको बस ये जो परसेंटेज है इन्हीं की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आएगी डिफरेंस 3%, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 6 रुपये, मतलब 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई 3 दूनी 6 करोगे कितना आ जाएगा 200 रुपये। डी और ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऐसे आप देखेंगे ये पिछले कुछ सवाल जो थे ये सीपीओ के सवाल थे, तो ऐसे कुछ सवाल बहुत ही आसान आ जाते हैं, बहुत ईजी,
है ना। आपको विश्वास ही नहीं होता कि इतना आसान सवाल कैसे आ सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल बड़े टिपिकल हो जाते हैं और कुछ सवाल दिखते तो आसान है लेकिन करने में कठिन लगते हैं। तो ऐसे मिक्स क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। तो आज की इस क्लास में इतना ही। बाकी के आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, इससे पहले जो मैं 3 वीडियोस दे चुका हूँ, लगभग 75 क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए उन सारे वीडियोस को, तो आपको समझ में आता रहेगा और अप्रोच भी पता चलती रहेगी। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।